अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं जनाब। आज है हफ्ते का दिन और आज के दिन जो वाइब्स होती है ना लोगों की, वो ये होती है कि आज फुल तफरी करनी है, फ़न करना है, आज खाने खाने हैं, ख्वाबों का रुख करना है, आज रिश्तेदारों से मिलना है, मिलने मिलाने जाना है। तो भाई ये जो वाइब्स होती है ना, ये ऐसी होती है कि ये आपको एनर्जी देती हैं और संडे का दिन भी फिर आपका भरपूर तरीन गुजरता है। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की वजह से अपना मूड ख़राब कर लेते हैं। अब वो कुछ लोग कौन होते हैं? वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर वो सेलिब्रिटीज़ हैं तो वो सोशल मीडिया देखते हैं, कुछ बैड कमेंट्स देखते हैं, उनका मूड ऑफ हो जाता है। अब अगर वो घर वाले हैं या रिश्तेदार हैं तो उनकी आपस में कोई खटपट होती है और उनका मूड ऑफ हो जाता है। तो अपना वीकेंड जो है उसको सेव करें, लोगों की वजह से अपना मूड ख़राब ना करें, क्योंकि इससे बढ़ता है स्ट्रेस। और हफ्ते में ये एक दिन आता है जिसमें अगर आप मूड ऑफ कर लें, मूड ख़राब कर लें और अपना पूरा दिन स्पॉइल करें तो ये ठीक नहीं होता। हाँ, एंजाइटी होती है, परेशानी होती है, कुछ मुश्किल होती है, कभी लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, सारे प्लान्स जो हैं वो कभी ठप हो रहे होते हैं। आप सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीज़ें आपकी फेवर में नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ चीज़ें अप डाउन ऐसा चलता है, लेकिन इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी वैसे ही रखनी है जैसे आप हैं। तो बी ब्रेव, हर चीज़ को सामने से फेस करें, अपना मूड अच्छा रखें, अपनी हेल्थ अच्छी रखें, अपना ख्याल रखें। और न सिर्फ अपना ख्याल रखें बल्कि अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपने कुलीग्स का ख्याल रखें। हर किसी के साथ अच्छे से ट्रीट करें। और अगर आप आज वीकेंड के प्लान बना रहे हैं तो ज़रूर इस बात का ख्याल रखें कि कराची में जब सर्दियां आती हैं और वीकेंड आता है तो डेफिनेटली शाम के टाइम ट्रैफिक जैम होता है। तो गूगल मैप करें और पता करके जाएं कि किस सड़क पे कौन सा ट्रैफिक जैम है, कहाँ पर ट्रैफिक फ्लो जो है वो ज़्यादा है। और ये थ्रू आउट संडे ईव तक, यानी संडे इवनिंग तक जो है ये सिलसिला चलता है। अच्छा जी, अब शामिल करते हैं हमारी टॉप स्टोरीज़। और हमारी टॉप स्टोरीज़ जो हैं उसमें सबसे पहले जो है एक खबर मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ। एक पर्सनैलिटी, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, शाहिद रसूल साहब, जो कि जिना हॉस्पिटल यानी JPMC के जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, उनका जो है वो इंतकाल हो गया है। और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके दर्जात जो है वो बुलंद करे अल्लाह पाक, क्योंकि वो बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी थे। डायरेक्टर थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे शाहिद रसूल साहब, और एक मारूफ जो है वो डॉक्टर थे, प्रोफेसर थे। इसके अलावा रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ग्लासगो के लिए पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी मुशीर भी मुकर्रर हुए वो। अच्छा जी, और इस पर जो वज़ीर आला सिंध हैं और उनके जो तर्जुमान हैं, उन दोनों ने ही जो है वो ये कहा है कि इनके इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया और उनकी खिदमात को यादगार करार दिया। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और जिक्र करते हैं कि सिंध भर में जो वकला की हड़ताल जारी है, अब उस हवाले से जो है साइलिन को काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। साइलिन ये कह रहे हैं कि अब अदालतों की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो रोज़ाना की बुनियादों पर समातें थी, वो मुतासिर हो रही हैं। और अब जो साइलिन है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। अब ये जो 27वीं आईनी तरमीम है ना, इसके मुतालिक ये जो वकला हजरात हैं, इन्होंने वहाँ पर जो है वो हड़ताल की हुई है। और ओवरऑल सूरत हाल जो है वो कुछ इसी तरीके से है कि सिंध हाई कोर्ट, सिटी कोर्ट और दीगर अदालतों में जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं अब वो मुअत्तल हो गई हैं। अच्छा जी, अब एक और ख़बर जो कि मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ, जो कस्टम मुकाम है कराची में, एक कस्टम्स का छापा। अब कराची में ये जो कस्टम्स का छापा पड़ा है, ये एक बड़ी ज़बरदस्त मौसर कार्रवाई की गई है। स्मगल शुदा जो मोनो सोडियम ग्लूटामेट थी वो बरामद की गई है। और कहा यह जा रहा था कि ये 800 बोरियाँ हैं, लेकिन इसमें से सिर्फ 100 बोरियाँ जो हैं वो बरामद हुई हैं एस्ट्रिक एसिड की। बाकी जितनी भी बोरियां थी वो डेफिनेटली ये स्मगल शुदा माल था। और तकरीबन 20,000 किलोग्राम स्मगल शुदा मोनोसोडियम ग्लूटामेट बरामद कर लिया गया है, जिसकी मालियत 2 करोड़ 5 लाख रुपए है। अच्छा जी, अब एक और ख़बर जो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ कि कराची में जनाब मौसम की जो तब्दीली है वो ज़ोरों शोर से जारी है। और इस हवाले से तकरीबन पिछले 15 से 20 दिनों से मैं आपको बता रही हूँ कि कराची का ये मौसम बहुत सारे लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कराची के इस मौसम में यौमिया 6,000 पेशेंट्स जो हैं वो एडमिट कराए जा रहे हैं हॉस्पिटल्स में। और ये 6,000 पेशेंट्स जो हैं नज़ला, खांसी, बुखार, इन्फेक्शन, एलर्जी, इन तमाम वजूहात की वजह से सिविल अस्पताल, जिना अस्पताल, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल में जो है वो एडमिट कराए जा रहे हैं। और इनका जो इलाज है उस हवाले से यही कहा जा रहा है कि अपने तौर पर भी आवाम को चाहिए, लोगों को चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें। अपने तौर पर भी लोगों को चाहिए कि वो खांसी, नज़ले और बुखार से बचने के लिए जो होम प्रिवेंशन होती है, होम केयर होती है, उसका ख्याल रखें। तो भाई आप लोग अगर बाहर जा रहे हैं तो धूल मिट्टी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, बाहर से जब घर आते हैं तो पानी से मुंह धोएं और एक दूसरे से मतलब यानी बहुत करीब से जिन लोगों को इन्फेक्शन है उनसे मिलने जुलने से थोड़ा सा एहतियात करें। एक और ख़बर आपके साथ में शेयर करते हैं कराची के तरक्याती मंसूबों के हवाले से जो है ये खबर है। अच्छा जनाब, 756 स्कीम्स इसमें शामिल हैं।
शर्जीली नाम मेमन ऐसा कहते हैं। कराची के 756 तरक्याती जो स्कीम्स हैं उस पर मुश्तमिल ये मंसूबा है 2026 और 2025, जिनमें से 713 जो है वो जारी हैं और 17 जो है वो कैरी फॉरवर्ड हैं और 43 नई स्कीम्स जो हैं वो शामिल हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं किसकी जनाब, बाबर आजम की। कैसा था कल का मैच? लोगों की दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी। जब 90 पे थे बाबर आजम तो लोग क्या कह रहे थे, अब क्या होगा, किंग इज़ बैक। इंडिया में भी इस हवाले से बहुत सारी बातें हो रही थी, लोग इतनी सारी बातें कर रहे थे और कह रहे थे ये क्या हुआ, ये तो वापस आ गया, इसकी परफॉर्मेंस तो बेहतर है। लेकिन बाबर आजम कहते हैं कि बातों बातों पे ध्यान नहीं देता मैं, मेरी सारी तवज्जो मेरे काम पर है और दिस इज़ दी पॉजिटिव इंटेंशन। और ये जो उन्होंने किया ना, ये बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने बयान दिया है कि भाई ठीक है, इट्स ओके फाइन, व्हाट एवर गोइंग ऑन, यू नो आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क। तो जनाब 26 माह बाद सेंचुरी, बाबर आजम ने वद्दाओं का शुक्रिया अदा किया। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम ने 807 दिन बाद सेंचुरी बनाकर अपनी ख़राब फॉर्म के काले बादल दूर कर दिए। अच्छा जनाब, श्रीलंका के खिलाफ दूसरे वनडे में बाबर आजम ने 102 रन स्कोर किए और जो फैंस थे उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ और कल फाइनली ये जो है वो खबर सामने आई कि जी बाबर आजम ने 102 रन बनाए। और जब उन्होंने अपनी शानदार परफॉर्मेंस के बाद इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर की, फ़ैन से कहा जी बहुत अच्छी बात है, साथ साथ उन्होंने कहा कि तनकीद करने वालों को जवाब नहीं दूंगा, जो बात मैंने अभी आपको बताई। तो ये सारी बातें जो है वो बाबर आजम की जानिब से की गई हैं। अच्छा जी, अब एक और ख़बर कि वज़ीर आला सिंध से फ्रांस, नीदरलैंड्स और हंगरी के जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकातें हुई हैं, अहम मुलाकातें हैं, बायलैटरल मीटिंग्स हैं, जिसमें ऑब्वियसली सरमायाकारी और सकाफ़त पर, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर जो है वो तबादला ख्याल किया गया। और डेफिनेटली जब इस तरह की मुलाकातें होती हैं ना, तो ये मुलाकातें बड़ा बेनिफिशियल होती हैं। इसमें जो दोनों ममालिक होते हैं उनके कल्चर एक्सचेंज होते हैं, डेवलपमेंट की बात होती है, पाकिस्तानी टैलेंट को कैसे हुकअप करना है, दोनों ममालिक मिलकर बायलैटरली क्या कुछ कर सकते हैं, इसके अलावा कहाँ कहाँ जो है वो जॉब्स की जा सकती हैं, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब्स विंडो खोली जा सकती हैं। तो ये सारी डिस्कशन जो है ये इन मुलाकातों में होती है। तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से जो फ्रांस, नीदरलैंड्स और हंगरी के सफ़ीर हैं उन्होंने जो है वज़ीर आला हाउस में मुलाकात की। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये मुलाकात थी, अहम मुलाकातें थीं और बाहिमी दिलचस्पी और ताउन के उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं चाय खानों की। वो 38 चाय खानों का क्या हुआ बताती हूँ। ये जो 38 चाय खाने हैं इनका कुछ ऐसे हुआ कि अब इन्होंने हल्फनामे जमा करा दिए हैं। अब ये SOPs पर अमल करेंगे और इन चाय खानों के हवाले से अब नई SOP जो है वो जारी हुई है, यानी कि अब इनको डी सील करने का कहा गया है कि ये चाय खाने डी सील कर दिए जाएंगे। अब ये है कि कमिश्नर कराची जो हैं उन्होंने इन होटल्स और चाय खानों के लिए जो नई SOPs जारी की है उसमें 100 फीट जो है वो का जिक्र किया गया है कि 100 फीट से ज़्यादा जगह घेरने की इजाज़त नहीं होगी। जगह के तयन का फ़ैसला मुख्तारकार करेगा, फिर इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस की तस्दीक और टाउन ऑफिसर जो है वो करेगा। यानी वही बात जो मैं कह रही थी कि NOC लें और उसके बाद फिर अपना काम करें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो जनाब ये हुआ है इन चाय खानों के साथ। अब देखते हैं कि ये जिन्होंने माफ़ीनामे या हल्फनामे जमा कराए हैं ये उसके ऊपर कितना इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा जी, अगर आपकी बहन आपसे 10 माह छोटी है तो शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा क्या? ये ऐसा कहा है नादरा वालों ने और ये ख़बर है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ और बड़ी हैरानगी हुई इस हवाले से, क्योंकि ये एक सबा नामी जो है वो दरख्वास्त गुजार हैं जो 11 साल से जो है वो चक्कर काट रही हैं नादरा के, लेकिन इनका जो मैटर है वो सॉल्व नहीं हो रहा। अब नादरा में बहनों की उम्र में 10 माह के फ़र्क पर शनाख्ती कार्ड की मुश्किल, खातून जो है वो अदालत पहुंच गई। अब इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है ये डेफिनेटली आगे शो में हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, अब आपको बताते हैं कि कल हमने ये आपको बताया था कि जामा कराची जो है वहाँ पर कुत्ते के काटने के जो वाक़या था जिसको रिपोर्ट किया गया था, अब उस पर वज़ीर जामियात सिंध ने नोटिस ले लिया है। तो सिटी 21 की खबर का असर, वज़ीर जामियात सिंध इस्माइल राहू ने जामा कराची में कुत्ते के काटने के जो वाक़यात हैं उसके ऊपर नोटिस लेते हुए इंतज़ामिया से अब रिपोर्ट तलब कर ली है। उनसे पूछा जाएगा कि ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं। वज़ीर ने वाइस चांसलर जामा कराची से रब्ता भी किया और हिदायत दी कि कैंपस के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते जो हैं और इमारतें जो हैं रोज़ाना वहाँ पर सफाई की जाए और स्टरलाइजेशन को जो है वो यकीनी बनाया जाए। तो जनाब देखें, हम हर ख़बर को पॉइंट आउट करते हैं, हम बताते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है और उसके बाद वहाँ पर एक्शन होता है और आवाम के लिए सहूलत हो जाती है। अच्छा जी, अब कुछ बात कर लेते हैं कि कराची का मौसम कैसा रहेगा। कराची का मौसम जो है औसम है और कराची के मौसम के बारे में ना
कभी अप है कभी डाउन है। और देखिए जी हमारे करस्पॉन्डेंट ने जो है वो अभी हमें ज्वाइन कर लिया है और मुझे लगता है इन लोगों का भी गला थोड़ा ख़राब है, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर मौसम की सूरत हाल भी आपको बताएंगे और इन लोगों से भी पूछेंगे कि भाई कहीं ये तो मौसम से इफेक्टेड नहीं है। और हमारे करस्पॉन्डेंट्स में हमें ज्वाइन किया है आज़ाद भाई ने, वसीम भाई ने, तो इनको शो में वेलकम करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं भी चाय पी लेती हूँ, आप भी टी ब्रेक ले लीजिए। स्टे विद अस, कीप वाचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो जनाब टॉप स्टोरीज़ के सेगमेंट में खुशामदीद। और आज टॉप स्टोरीज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ आज़ाद भाई मौजूद हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, और वसीम भाई मौजूद हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पता है मौसम का असर आप पर तो नहीं हुआ, आप लोगों पर 6000 मरीज़ यौमिया एडमिट हो रहे हैं रोज़ाना हॉस्पिटल्स में, नज़ला, खांसी, बुखार और इन सारी सिचुएशंस के साथ। आप लोग को तो नहीं हुआ नज़ला, खांसी, बुखार? क्योंकि मुझे तो लगता है मुझे हो चुका है ये वायरल इन्फेक्शन, और अभी बीच में मेरा गला चला ख़राब था, तो मुझे लगता है शायद ये वाला सीज़न का जो वायरल है ना वो मैंने भुगता लिया है। आप लोग अपना अपना बताएं भाई। मैं तो हूँ थोड़ा सा अफेक्टेड हूँ। अच्छा। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मेरी तरफ से ही बेहतियाती थी। सही। एक जगह पे गया। चलें, ये भी अच्छी बात है कि कोई एक्सेप्ट कर रहा है भाई, हमने केयर नहीं की अपनी। वहाँ पे परसों के करीब एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें जाना हुआ। अच्छा। तो लंच में मीठे में आइसक्रीम थी। अच्छा। तो वो दिल ललचाया और मैंने आइसक्रीम खा ली। उसके बाद से मैं तो आपने सोचा बस ये आइसक्रीम जो है, हाँ, बस अफेक्टेड हूँ, खा ही लेनी चाहिए। हाँ, अब जाहिर बात है कि वो दिल ललचाया तो मैंने बोला खा लूँ। लेकिन उसके बाद फिर हल्के हल्के गला ख़राब होना शुरू हुआ, फिर नज़ला हुआ, फिर रात के औकात में जो है वो हल्का सा बुखार भी हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है। लेकिन ये है कि ज़िंदगी की गाड़ी है, वो तो चलानी है। हाँ, तो कुछ रेमेडी जो है वो टोटके अम्मी के। तो आप सिटी 10 नहीं देखते? आप सिटी 10 देखें ना, आपको पता चलेगा नज़ला, खांसी, बुखार और इन सबको दूर करने के लिए टोटका जो है वो बताएंगे ना अभी 11 बजे आपको। अच्छा जी, आज़ाद भाई हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद भाई आप बताएं, ठीक ठाक है? मौसम के असरात से दूर, फिट फाइन? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। जैसे वसीम भाई ने फरमाया कि उन्होंने आइसक्रीम खाई, तो मैंने भी अच्छा, आप लोग सब एक आइसक्रीम खा गए। दो रोज़ कबल जो रात को एक तकरीब थी अपना केडी ऑफिसर्स क्लब में, जहाँ पर तमाम अफसरान के हवाले से, तो वहाँ पर स्विमिंग पूल और जिम का इफ्तिताह था। तो वहाँ पर तकरीब में राजपूत आइसक्रीम आजकल मशहूर है। हाँ। वो ऊपर जो खट्टी मीठी है, नीचे जो उसका जायका अलग है। हाँ। तो वो खाई। उसके बाद खाने के बाद असर ये हुआ जैसे वहाँ से रवाना हुआ, ताल सूरताल बरकरार है, गले में अभी ताल आइसक्रीम के असरात अभी बरकरार हैं। तो लेकिन आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है, कराची के लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि जो बड़े सैड हो रहे थे ना बहुत सारे लोग, जब हमने ये खबर चलाई थी कि जी चाय खाने 38 चाय खाने जिन पे क्रैक डाउन हो गया और अब वो पकड़ के उनके मालकान को जो है वो बंद भी कर दिया, उन लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि भाई ये चाय खाने जो हैं शायद अब हुक्म दिया गया है कि डीसील हो जाएंगे, और इन लोगों ने हल्फनामे जमा कराएं और ये चाय खाने जो हैं अब प्रॉपर SOPs के साथ 100 फीट चौड़ी जगह का वहाँ पर जिक्र किया गया है, उस SOP के साथ जो है वो खुलने जा रहे हैं। जी वसीम भाई। अच्छी बात है, क्योंकि हमने देखा कि चाय खाने जब जहाँ पे होते हैं माजी में हमने देखा है कि वो अच्छी खासी रोड की जगह भी घेर के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक की आमदोरफ्त जुज़वी तौर पर मुतासर होती है, और उसके साथ साथ लोगों को पैदल चलने में मुश्किलात पेश भी आती हैं। और इसके साथ साथ ऐसे लोग भी उस चाय खानों में बैठते हैं जो कि उनकी सरगर्मियाँ सही नहीं होती। हाँ। अच्छा, चाय खानों पे जिस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही होती, तो अगर ऊपर फ्लैट्स हैं, कोई रिहायशी इमारत, तो वहाँ के लोग बहुत डिस्टर्ब होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ मेरे फ्लैट के नीचे खुद एक चाय का होटल है। रात भर जो है वो 2:30-3 बजे तक वो गप्पों की आवाज़, फ्यूचर प्लानिंग क्या हो रही है, वो गप्पों की आवाज़, वो ज़ोर ज़ोर से क्या कहते हैं हंसने की आवाज़ें, वो गुफ्तगू इंसान की जो है ना, यकीन करें नींद ख़राब हो जाती है। मैं तो 9 साढ़े 9 बजे तक सोने वाला इंसान हूँ। 12-1 बजे तक तो 12-1 बजे तक मेरी आधी रात हो चुकी होती है, लेकिन जब आवाज़ें आनी शुरू होती हैं तो आधी रात को आँख खुल जाती है। अच्छा। तकरीबन 2-3 बजे तक। तो ये चाय खानों को भी जो है वो उनके लिए एक डेकोरम होना चाहिए। मैक्सिमम 12 बजे तक बंद कर दें, ठीक है, और रिड्यूस करें अपनी जगह को, अपने पोर्शन को। आपने टेबलें फैला दी हैं, जगह जगह टेबलें कुर्सियाँ लेके बैठ गए, तो लोगों को मुश्किलात पेश आती हैं। लोगों को मुश्किलात ये खुद सोचना चाहिए, सिविक सेंस हो। अब ये SOPs के साथ जो है इन्होंने हल्फनामे जमा कराए हैं, माफ़ीनामे जमा कराए हैं। अब लेट्स सी ये कितना जो है वो इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है और कितने तरीके से जो है ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती हैं। आज़ाद भाई, सभा सिर्फ चाय खाना नहीं बंद किए गए थे, मैंने खुद खबरें फायर की थी। इशू ये था कि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ अदर शाह सिंध सेक्रेटरी से बाहर निकले तो सिंध असेंबली के बिल्कुल सामने कॉर्नर पे एक होटल है। उन्होंने कहा क्या कर दिया है कि वो रेड जोन का इलाका है, उन्होंने होटल जो किराए पर लेते हैं वो उनका एक हदूद होती है,
उससे हटकर उन्होंने क्या किया, सड़क के चौथ तरफ जो है कुर्सियां लगा ली। चौथ तरफ कुर्सियां लगा ली, तो कुर्सियां लगाने के बाद ये होता है कि सिंध सेक्रेटरी से या सिंध हाई कोर्ट से जो जजेस साहब निकलते हैं या अफसर निकलते हैं, तो ट्रैफिक अमूमी तौर पर जाम हो जाता है। शाम को 5 बजे के बाद खासतौर हज़ारों मुलाजमिन हैं, उनकी जो बसें निकलती है पॉइंट्स, उनके लिए शाम को ट्रैफिक यहाँ पर इतनी हद तक जाम हो जाती है, सिक्योरिटी रिस्क बन जाता है। तो उन्होंने चीफ सेक्रेटरी सिंध ने पूरे सदर का दौरा किया। दौरा करने के बाद में उन्होंने फौरी तौर पर कमिश्नर कराची हसन अली नकवी साहब को अहकाम जारी किए कि फौरी तौर पर ये गैर कानूनी जो तजावज़ात है या कुर्सियाँ होटल से बाहर लगाए हो, चाहे चाय वाले हों, चाहे खाने वाले होटल हों, चाहे बर्गर वाले ब्रोस्ट वाले जो भी है, उन कुर्सियों को हटा दिया जाए। जो किराया भरते हैं, जो दुकान हासिल की है, वहाँ तक महदूद रहे। एक SOP होती है हर चीज़ के लिए। अगर हमारा स्टूडियो है, उसमें कितने प्रोग्रामिंग होते हैं, उनके लिए SOP है, हदूद होती है, दायरा करे होता है। तो वहाँ पर कोई दायरा कर है नहीं। रूम लिया, एक रूम लिया, पूरा कब्जा कर दिया, फुटपाथ पे कब्जा कर लिया, अच्छा बाकी इलाकों पर कब्जा कर दिया। उसके बाद में उन्होंने कार्रवाइयाँ की। कार्रवाइयाँ करने के बाद में कमिश्नर कराची को सख्ती से अहकाम जारी किए कि ये लोग आप इनके खिलाफ जुर्माना आद करेंगे तो अमल दरामद नहीं करेंगे, फिलहाल इनको रहने दो। तमाम तरह होटल्स मुख्तलिफ इलाकों में सील कर दी गई, बर्गर ब्रोस्ट चाय ये वो। तो उसके बाद चाय वालों का एक इत्तेहाद है, तंजीम है, उन्होंने एक अपने मुनज़्ज़म तरीके से तहरीक चलाई, क्योंकि कमिश्नर साहब उनके चालान वो जुर्माना भरने को तैयार थे। लेकिन उन्होंने कमिश्नर कराची ने कहा आप पाबंद हों किस चीज़ की तरफ होंगे कि हम आइंदा इस तरह का अमल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी पर जुर्माना आयद कर दो, आज कर दिया, दोबारा फिर वो कुर्सियाँ लगा के बैठ जाते हैं। इसलिए आप लोग, मैं हूँ या आप हूँ, आपको वहाँ से गुजरने के लिए, फुटपाथ इस्तेमाल करने के लिए या किसी जगह पर पहुँचने के लिए दुश्वारी होती है। उस दुश्वारी को ख़त्म करने के लिए अहकाम तो अच्छे थे, लेकिन मसला ये है, वसीम ने सही फरमाया, एक इमारत है जिसके ऊपर बिल्डिंग रिहायशी बिल्डिंग है, रिहायशी बिल्डिंग के नीचे होटल्स है। होटल्स होने से क्या होता है, चलो ठीक खाने का होटल है, वो उनकी SOP अंदर होनी चाहिए। अच्छा ये अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के बाहर सामने एक मतलब सड़क है, वहाँ पर साइड में कुर्सियाँ लगा ली। खुदा न खास्ता बहुत सारे लोग हैं जो उनके रिहायश पजीर है, उनकी खवातीन बालकोनी से कपड़े सुखाने के लिए या कोई काम के सिलसिले में या हवा खाने के लिए, या कोई खवातीन या मर्द कोई भी हो निकलता है, तो वहाँ पर गैर अफराद होते हैं, उनके लिए उनका भी एक पर्दा इशू होता है। तो ये सिलसिला हमें सबको सोचना चाहिए, होटल्स वालों को सोचना चाहिए, क्योंकि कारोबार सब किसी का हक है। लेकिन इस तरह के अमल को रोकने के लिए एक हुकूमत की बनाई गई SOP पर अमल करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, अखलाकी तौर पर और समाजी तौर पर भी। उनका एक दायरा कर उसमें रह कर कारोबार करे, किसी को कोई तरफ नहीं है। लेकिन रात गए तक, अब खुदा न खास्ता यंग बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बाहर बालकनी में खड़े, सामने देखे चर्च पी रहा है, धुआंधार है, कोई बड़ी आवाज़ से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा है, कोई क्या कोई कर रहा है। लेकिन उस जो रिहायश पजीर जिसकी इमारत है, जिसका घर अपना है या किराए पर जाती हो या किराए पर, लेकिन उसका क्या कसूर है, वो क्यों डिस्टर्ब हो। लेकिन इसके लिए चीफ सेक्रेटरी सिंध के अहकाम तो अच्छे थे, लेकिन जो दुकानदार है, दुकान किसी को किराए पर देता है, उसके लिए एक SOP बननी चाहिए, उस दुकानदार को पाबंद करना चाहिए, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई आप दुकान जिस मकसद के लिए दो, उस मकसद के लिए वो इस्तेमाल करे तो किस तरह करे, इस तरह ना हो कि किसी और को परेशानी में मुब्तला किया जाए या परेशानी के आलम में मुब्तला किया जाए या परेशान किया जाए, इस तरह का अमल नहीं हो। लेकिन होटल मालिकान का जो एहतजाज था अपनी जगह पर था, उनका अपना मौक़िफ़ है, लेकिन SOP होनी चाहिए, एक दायराकार जो होना तमाम ज़रूरी है, क्योंकि किसी और को परेशानी का मुब्तला नहीं किया जाए। क्योंकि हर कोई वहाँ चाय नहीं पीता है, कोई नेक नवाजी बंदा वहाँ से गुजरता है, वहाँ एक तरफ पानी है, एक तरफ कुर्सियाँ हैं, उसके कपड़े खराब हो जाते हैं, उसका वजू करने का मामला, कई ऐसे मामला हैं जो इंसानी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। लेकिन इंसानी ज़िंदगी को फाल करना, बहाल रखना एक हमारी रियासत की हुकूमत की जिम्मेदारी है। लेकिन कमिश्नर कराची ने उनको एक कसमनामे की बुनियाद पर होटल्स खोलने की इजाज़त देने का जो मशरूत बुनियाद पर फैसला किया, वो तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, हमारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो हमारे मुकामी मुंतखब नुमाइंदगान हैं बल्दियाती, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामलों को ठीक करें। इस तरह न हो ताकि मैं यहाँ से घर जाऊँ तो जैसे कट ऐसे गुजरूं, अंदर दाखिल हूँ तो इस तरफ कुर्सियाँ हूँ, इस तरफ ठेले हूँ, इस तरफ होटल हो। सही है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर इन्होंने बनाने ये चाय खाने तो उस तरह से बनाए कि कोई और जो है फैमिलीज या दीगर लोग जो सराउंडिंग में रहते हैं वो एटलीस्ट मुतासिर ना हो। चाय के जो होटल मालिकान है उनको ये पाबंद करना चाहिए, आने वाले जो कि चाय होटल में आ रहे हैं, कि भाई आप तेज आवाज में गुफ्तगू नहीं करेंगे, मुग़ज़ात नहीं बचेंगे, ताकि दूसरे जो ऊपर रह रहे हैं उनको कोई परेशानी ना हो, चलिए जी, एक और खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं, और ये खबर है जनाब के नादरा में बहनों की उम्र 10 माह के फ़र्क पर शनाख्ती कार्ड की मुश्किल। अब ये खातून जो है वो अदालत पहुंच गई और मामला ये है कि सबा अदनान ने नादरा हुकाम के खिलाफ दरख्वास्त दायर की, क्योंकि दोनों बहनों की जो उम्र थी उसमें 10 माह का फ़र्क था। उस वजह से इनका जो शनाख्ती कार्ड है वो नहीं बनाया जा रहा। अच्छा, इसके ऊपर ओवरऑल हमारे पास एक डिटेल रिपोर्ट भी है, तो आपको दिखाते ज़रा कि एक्चुअल में इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसकी स्टोरी क्या है, फिर इस पर डिस्कस करें।
कार्ड के अजरा से इनकार। औरंगी की खातून ने नादरा के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया। सिंध हाई कोर्ट में औरंगी की खातून ने नादरा की जानिब से शनाख्ती कार्ड जारी न किए जाने के खिलाफ दरखास्त दायर कर दी। मुतासरा खातून अपने बच्चों के हमरा अदालत पहुंची और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुज़श्ता 11 साल से नादरा दफातर के चक्कर लगा रही हूँ मगर कोई सुनवाई नहीं होती। नादरा एहलकार मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुसलसल एतराज़ात लगाकर कार्ड जारी नहीं करते, हालांकि मेरे वालिदैन और बहनों के शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं। यहाँ तक कि मुझसे छोटी बहन का कार्ड भी जारी कर दिया गया। मेरी छोटी वाली बहन मुझसे जो छोटी वो रिन्यू करवाई है, सेकंड टाइम NIC बनवाई है। मेरी जो मुझसे जो बड़ी बहन है उन्होंने भी 2 दफ़ा NIC बनाए, उनके लिए कोई 71 के डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, सिर्फ मेरे ही टाइम पे 71 के। मैं 2014 से ख्वार हो रही हूँ। वकील दरखास्त गुजार उस्मान फारूकी ने अदालत को बताया कि नादरा रूल्स के मुताबिक अगर बहन भाइयों के उम्रों में 6 माह का फ़र्क भी हो तो कार्ड जारी करने में कोई कानूनी रुकावट नहीं होती। देखें जी, जो अननेचुरल गैप है वो 7 मंथ अगर मौजूद है तो उसके अंदर उसको ग्रांट करना चाहिए, लेकिन इनका तो यानी 10 महीने है और प्री मैच्योर और ये सारी चीज़ें बहरहाल ये पूरे पाकिस्तान के अंदर। सबसे अफसोसनाक बात जो नादरा की तरफ से आती है, एक तो उनका बिहेवियर है कि वो सही से जो है लोगों को अकोमोडेट नहीं करते। जब रूल्स आपके नॉलेज में नहीं है तो आपको वहाँ क्यों बिठाया हुआ है, आपको कैसे नहीं पता और आप लिख कर दे रहे हैं उसके ऊपर कि अननेचुरल जो है गैप है, इसलिए जो हम इनका शनाख्ती कार्ड जारी नहीं कर सकते। दरखास्त में नादरा समेत दीगर इदारों को फरीक बनाया गया। मुमताज़ जमाली, सिटी 21। चलिए जनाब, आपने ये डिटेल रिपोर्ट देखी। जी वसीम भाई, आप इसके ऊपर क्या बताना चाहेंगे? मैं एक्चुअल में रूल्स क्या हैं? देखें, वो कह रही हैं कि मैं कितने साल से जो है वो 2014 से वो कह रही हैं कि मैं परेशान हूँ और बाकी बहन भाइयों से जो हैं वो नहीं पूछ रहे इतने डॉक्यूमेंट्स, लेकिन इनसे जो हैं वो 71 से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जो कि सरकारी इदारों में जाते हैं अपने काम कराने के लिए और बहुत आसानी से उनका काम हो जाता है और ऐसे लोगों की तादाद कम है। लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि लोगों को मुश्किलात दरपेश रहती ही हैं। अब जाहिर बात है कि ये जो ख़बर है इसमें टेक्निकल पहलू जो है वो शामिल है। अच्छा, टेक्निकल पहलू की बुनियाद पे जो सिस्टम होता है नादरा का, ये इंटीग्रेटेड होता है इस्लामाबाद में जो सिस्टम से। जी जी। तो होता यह है कि ये लोग भी जो नादरा के जो एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे कोई जाता है तो वो तमाम तर चीज़ें देखते हैं और देखने के बाद वो फिर उस तरीके से वो करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मुलाजमीन जो है उनको भी नादरा के तमाम तर कानून, रूल्स एंड रेगुलेशन मालूम होने चाहिए। हाँ। अब जैसे कि उस वकील ने वो पहलू उठाया कि 6 या 7 मंथ हाँ। अगर होता है तो कार्ड का इजरा हो जाना चाहिए। लेकिन उनका जो लॉयर थे ना, उनका कहने का मतलब ये था कि 6 और 7 मंथ्स जो है ना, दैट काउंट्स प्रीमेच्योर बेबी एंड ऑल दैट, तो उस वजह से भी वो काउंट कर लेते। बट व्हाट हैपेंड टू देम कि उन्होंने जो 10 मंथ्स है ना, इसके ऊपर उन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगाई है और उस वजह से उनका जो ID कार्ड है वो नहीं बन पा रहा है। इस पर मजीद भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो भाई बात हो रही है नादरा ऑफिस के हवाले से। ये जो खातून है इनका ये इशू है और ये 10 माह का जो है इनका एक कॉम्प्लिकेटेड सा इशू है और ये परेशान है कि जी ये मेरे साथ हुआ और 2014 से लेके अब तक जो है वो ID कार्ड नहीं बन सका। आज़ाद भाई, आप इस हवाले से हमें कुछ बताएं कि क्या पॉलिसी होती है, क्या किस तरह ये प्रोसेस होता है? जी बिल्कुल। पहले उम्र के मामले में जो पैदाइश का मामला था उस मामले में जो रुकावटें थी उसको हल करने के लिए नादरा की पॉलिसियाँ अलग थी और उस वक्त ये अपना इनकी जो पॉलिसी थी वो वाज़ह थी कि किसी की उम्र में को फ़र्क आता है, क्योंकि उस पुराने ज़माने में या इस वक्त भी कई ऐसे अफराद हैं, लोग हैं जो अपने बच्चों की पैदाइश के हवाले से क्लियरिफिकेशन वाज़ह नहीं करते, क्योंकि 2 बेटे हैं बेटी हैं, उनकी इस स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उसको उम्र जो बराबर लिखवाते हैं। उसके बाद जो होता ये है कि जब नादरा का कार्ड बनता है तो उसमें चीज़ें मुतनाज़ा बन जाती हैं। तो उसके बाद में नादरा पहले क्या करता था अपना जो किसी उम्र के मामले में कोई गलतफहमी होती थी या गलतियाँ होती थी तो 2 अखबारात में, एक उर्दू और एक सिंधी अखबार या अंग्रेज़ी अखबार, 3 अखबार हैं, उनमें इश्तिहार देना लाजमी था। उम्र की तस्हीह के लिए एक हलफनामा लिख के अखबार के दफ्तर में जमा करवाते थे कि मेरे बच्चे की या मेरे भाई की या मेरी बेटी की या मेरे बेटे की उम्र जो है इसमें ये फ़र्क है, ये गलती हो गई है, इसको दुरुस्त किया जाए, नादरा दुरुस्त करे। उसके बाद में अखबार की कटिंग लेकर अखबार के नाम के साथ कौन से अखबार है वो जो दुरुस्ती का इश्तिहार वो लेकर लोग नादरा के पास रिकॉर्ड जमा करवाते तो नादरा दुरुस्त करती थी। लेकिन उसके बाद में कई ऐसे इशू हुए
कि ख़ानदानी जो मिल्कियतों के इशू है, तनाज़ात हुए, उसके बाद में नादरा ने पॉलिसियाँ सख्त कर दी। सख्त ये कर दी कि मामलात में कहीं उलझन है तो उसको हल करने के लिए लोगों को कहा कि आप कोर्ट से रिव्यू करें मुकामी अदालत से। तो मुकामी अदालत जो फैसला दे उसके बाद हम उस फैसले पर अमल करेंगे और उस पर कर दे, ताकि नादरा पर जो इल्ज़ाम थे, नादरा जेलसाजी कर रही है, नादरा के रिकॉर्ड में गड़बड़ कर रही है, नादरा जो है फराड कर रहा है या कुछ जो इल्ज़ाम है उसको तस्दीक करने के लिए उन्होंने फैसला किया। ये फैसला अदालत करे, अदालत हमें हुक्म जारी करे, उसके बाद में वो कार्ड का अजरा करेंगे या जारी करेंगे। तो मामला ये टेक्निकल है, इसके लिए नादरा ही पर इस पॉलिसी को बेहतर कर सकती है, इदारा कर सकता है। लेकिन मामला अदालत में चले जाना, तो अदालत के बाद में लोगों को वकला करना, ये परेशानी का आलम मुब्तला होता है। लेकिन अदालत इस मामले को उतना डिले नहीं करती, क्योंकि ये उम्र की तकाजा होती है, कमिश्नर का एक फरीजा है, इंतहाई अहम चीज़ है। तो अदालत भी फौरी तौर पर फैसला दे देती है। लेकिन इस मामले में अदालत ने डिले क्यों किया, ये कोई टेक्निकल इशू होगा या नादरा से वजाहत तलब की होगी या इदारों से वजाहत तलब की होगी। लेकिन मामला ये हल तलब इतना बड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन अदालत को फैसला करना होगा किस तरह इस मामले को हल कर सकती है, क्या अहकाम जारी कर सकती है, क्या अहकाम जारी कर सकती है। चलिए जी, एक और खबर जो है वो आपके साथ में शेयर करते हैं। कराची में कस्टम्स का छापा, स्मगल शुदा मोनोसोडियम ग्लूटामेट बरामद कर ली गई है। अच्छा, ये तकरीबन 800 बोरियां बताई जा रही थी, जिसमें 20,000 किलोग्राम स्मगल शुदा मोनोसोडियम ग्लूटामेट बरामद किया गया और इसकी मालियत जो थी वो 2 करोड़ 5 लाख रुपए है। और गोदाम से सिर्फ 100 बोरियां ऐसी मिली हैं जिसमें असल एस्ट्रिक एसिड था, बाकी सब जो है वो बोरियां जो थी वो ये ग्लूटामेट मोनोसोडियम ग्लूटामेट की थी। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अब बरामदशुदा केमिकल कस्टम्स गोदाम मुंतकिल कर दिया गया है। बसीम भाई, कैसे देख रहे हैं इस तरह की कार्रवाइयों को कि जब इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं तो उससे वो लोग भी बच जाते हैं जिन तक ये पहुँचनी होती हैं, और ये इस तरह से जो स्मगल शुदा माल होता है ये कितना इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कितना ये लोगों के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं प्रॉबेबली किसी न किसी मेडिसिन में यूज़ होता है, किसी न किसी पर्पस के लिए यूज़ होता है। जी बिल्कुल, इससे कौमी ख़जाने को जो है वो नुकसान पहुँचता है। बिलखुसूस अगर कुछ ख़रीदो फरोख्त का माल आ रहा है और वो लीगल चैनल से आए तो यकीनन उसकी जो है वो लिखत पढ़त भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी होती है, उसकी जो है वो क्या कहते हैं कस्टम ड्यूटी वगैरह भी होती है और दीगर जो है वो कानूनी तकाजे पूरे होते हैं। तो लीगल चैनल के ज़रिए से अगर चीज़ें आती हैं तो अच्छी बात है। इससे ये है कि कौमी ख़जाने को भी जो है वो फ़ायदा पहुँचता है। लेकिन साथ साथ अगर हमने देखा है कि कस्टम्स जो हैं वो बहुत मुतहरिक हैं, उसने तारिक रोड पे और मुख्तलिफ़ जगहों पे उनकी जो है वो रेड्स, छापेमार कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, जिसमें जो उनके मुखबर होते हैं जो या खुफिया इतलात होती हैं उस पर फिर वो रेड करते हैं और फिर वो रेड करने के बाद फिर जो स्मगल हुआ हुआ माल होता है, चाहे वो कपड़ा हो, छालिया हो, जैसे कि आपने बताया ये चीज़ हो, तो उस पर फिर वो रेड करते हैं, फिर वो अपने गोदामों में उसको जमा करते हैं, उसके बाद फिर कानूनी कार्रवाई करते हैं। अच्छा, जो लोग हैं जो कि इलीगल ट्रेड में मुलव्वस हैं, उनको सोचना चाहिए कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो कानून की गिरफ्त में आएंगे। सही, ठीक है। बेहतर ये कि अगर कारोबार करना है तो लीगल चैनल के साथ करें। क्यों नहीं करते? यही तो क्वेश्चन है ना। चले इसकी वजह ये है, जिसकी वजह ये है, इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो कराची में जो कस्टम्स का छापा है उस हवाले से हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से अब ये स्मगल शुदा माल जो है वो बरामद किया गया और उस पर कार्रवाई की गई है। तो ये बसीम भाई बता रहे हैं कि ये सिट्रिक एसिड है जिसकी 20 जो है वो 800 बोरियों में ये छुपाया गया था और 20,000 किलोग्राम जो है ये स्मगल शुदा मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो है वो बरामद किया गया है। तो क्यों नहीं लीगल चैनल से जाते बसीम भाई ये लोग? जी बिल्कुल, इलीगल चैनल इसलिए अपनाते हैं कि इनको कस्टम ड्यूटी ना देना पड़े। सही। कस्टम ड्यूटी को बचाने के लिए ये इस तरीके के इलीगल चैनल्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ रस्तों से, ऐसे रस्ते जहाँ से ये स्मगलिंग वगैरह होती है, वहाँ कोशिशें करते हैं ये आ जाए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो चाइना नमक है, हाँ, ये ऑलरेडी बैन है। सही। ये आज से कई साल पहले इसको एक रिपोर्ट की बुनियाद पे कि ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो इस बुनियाद पे इसको जो है वो बैन किया गया था। तो खानों में पहले ये इस्तेमाल होता था, बड़े आम, लेकिन जब बैन हुआ तो फिर इसको मंगाना, इसका यूज़ कम हो गया, यूसेज कम हो गया। लेकिन अभी भी अब देखें, जैसे ये अनासिर थे जिन्होंने इसको मंगाया और गलत तरीके से मंगाया, इससे यकीनन जो है वो हमारी एक तो मंगाना नहीं चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कि फिर मैंने वही बताया कि इलीगल चैनल से आते ही है
तो हमारी मईशत को नुकसान पहुंचता है। सही है, मईशत को नुकसान पहुंचता है। लोग जो ताजिर हैं वो ये फिर एतराज़ उठाते हैं कि क्यों जब हम लीगल चैनल से मंगा रहे हैं तो फिर स्मगल शुदा चीज़ें जो हम मंगाते हैं वो स्मगल शुदा होकर फिर मार्केटों में क्यों आती हैं, मार्केट्स में तो क्यों ये एक आती अच्छा है? इकदाम है हाँ, एफबीआर की जानिब से। सही। आज़ाद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? अब कस्टम हुकाम ने ये कार्रवाई की है। सबक कस्टम हुकाम ने कार्रवाई की, 100 बोरियां बरामद कर दी, लेकिन मामला ये है कि कुछ सवाल मेरे जहन में भी उभर रहे थे, ये कि चीज़ें आती कहाँ से है, किस तरह आती है, क्यों आती है, आने का तरीक़ेकार क्या है। हाँ, कि हमारे जो सरहदी हदूद जो हैं, इसमें अगर इसको कहा जाता है दीगर इलाकों से यहाँ पर चीज़ को लाया जाए या भेजा जाए, तो वहाँ पर जो हमारी फोर्सेस हैं या इदारे हैं वो कार्रवाई क्यों नहीं करते। 2 रोज़ कबल मैंने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल देखी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन सिंध असम्बली नवाब तैमूर तालपुर जो हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब यूसुफ तालपुर, और इस वक्त की रुकन कौमी असम्बली सबा तालपुर साहब के साहबजादे हैं, वो कुंडरी उमरकोट से मुंतखब हुए। वो एक एसएसपी जो है उमरकोट के उज़ैर मेमन साहब उन पर इल्ज़ाम आयद करते हैं कि इनको पैसों का शौक़ है। ये सरेआम जो है भारत जहाँ पर हमारे सरहदें बंद है, भारत से नशावर अशिया जो छलिया कहा जाता है, सफीना, आदाब, ये किस तरह यहाँ आती है, इसके साथ साथ आइस किस तरह यहाँ आती है। तो उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने आईजी सिंध को इनके खिलाफ शिकायत की है और इसकी पहली बार उमरकोट पोस्टिंग है और आखिरी पोस्टिंग एसएसपी के ओहदे पर होगी, लेकिन किसी किस्म का कोई एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रुकन सिंध असम्बली जिसकी वालदा एमएनए हो, वालिद साहब का एमएनए हो, वो चीख रहा है, उसको सुनने को तैयार नहीं है। उससे कबल मैंने एक वीडियो देखी सोशल मीडिया पर, लोगों ने बड़ी तनकीद की कि एक सुल्तान धर्मानी नामी शख्स है, उसने अपने भाई की शादी की, उस शादी में पुलिस प्रोटोकॉल यानी एसएसयू फोर्स लगा दिया गया, उसके साथ साथ उन्होंने ढोल तमाम ये V8 बड़ी लग्जरी गाड़ियां उन्होंने अरेंज कर दी, सब कुछ कर दिया। उसकी शादी में शिरकत कौन करता है? सही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान असेंबली। वो उस पर इल्ज़ाम यह है कि उन पर मुबैना तौर पर इल्ज़ाम यह है कि थरपार करके उमरकोट के सहाफ़ी कहते हैं कि 6 अजला में मंशियात फरोश करता है। मंशियात कौन सा है? सफीना, आदाब, आइस, इसके साथ साथ ईरानी पेट्रोल, ईरानी डीजल, बॉर्डर बंद है लेकिन उसके बावजूद वो भी इसमें कर रहा है। कहाँ से? हमारा पड़ोसी जिला है ठट्टा, सिजावल, बद्दीन, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और शहीद बेनजीराबाद, वहां तक भी उसकी मंशियात स्मगलिंग होती है। करता कोने कहते हैं कि आईजी सिंध का भाई जो है उसकी सपोर्ट करता है, उसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। लोग चीख रहे हैं, लेकिन वो शादी करता है, शादी शिरकत कौन करता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अरकान असेंबली, कौन? रुकन कौमी असेंबली डॉक्टर महेश कुमार मलानी, रुकन सिंध असेंबली डॉक्टर खतमुल जीवन, रुकन सिंध असेंबली फकीर शेरुन बिलानी, सेनेटर ज्ञानचंद, इसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं मुंतखब बंद शिरकत नहीं करते। कहा ये जा रहा है कि उनकी 2 रुकन सिंध असेंबली और एक रुकन कौमी असेंबली उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब मैं तो बाकी छोड़ दो ज़िला की बात करना, वहाँ पर डाकू है, कच्चा है, ये सूरत हाल है, लेकिन ये पूरा मन ज़िला है, मैंने जिन ज़िला का जिक्र किया पूरा मन ज़िला है, वहाँ पर नस्लें तबाह कर दी जा रही है। आइस ऐसा नशा है जिससे इंसान की खूब बिल्कुल ठीक है। कहने का मकसद ये हमारे इदारे है कहाँ? इदारे बिल्कुल इनके ऊपर क्रैकडाउन करना चाहिए, इनके ऊपर नज़र रखनी चाहिए, और इस तरह की कार्रवाइयाँ अगर होती रहेंगी तो ये बड़ा अच्छा है कि ये मुल्ज़िमान जो हैं वो धर लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आज़ाद भाई, बहुत शुक्रिया वसीम भाई, आप हमारे शो पर आए। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हेडलाइंस ब्रेक के बाद वापस आएंगे, करेंगे ढेर सारी बातें, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब खुशामदीद उस सेगमेंट में जो सेगमेंट है आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए, ब्यूटी सेगमेंट है। इसमें करेंगे सेहत की बात, इसमें करेंगे कि कहीं आपको हो रहा है पेन दांतों में तो कैसे उसका हल आप निकाल सकते हैं। तो जनाब अगर आपके दांतों में दर्द है तो उसके लिए एक बड़ा और आजमूदा टोटका, और उससे आपके दांतों का दर्द जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि लौंग का जो तेल है वो रुई में लगाकर दर्द वाले दांत पर आहिस्ता से रखना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये इसलिए फ़ायदेमंद है कि ये जरासीम को ख़त्म करता है, फिर ये आपकी सूजन को कम करता है, चंद मिनट में दर्द में वाज़े कमी और मुंह में ठंडक महसूस होगी। तो एक दफ़ा फिर से सुन लें कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो दांतों के दर्द का आजमूदा टोटका जो है वो ये है कि आपने लौंग का तेल रुई में लगाकर दर्द वाले दांत के ऊपर रखना है और फिर आहिस्ता से रखें और फिर उसको हटा लें, फिर रखें और फिर हटा लें। तो इससे आपकी जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, पेन है, वो जो है वो कम हो जाएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और डायबिटीज़ के हवाले से कल भी हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, कल इस हवाले से हम बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर चुके हैं, लेकिन आज आपको बताते हैं कि डायबिटीज़ पे यानी शुगर पे काबू पाने का नुस्खा जो है, तरीका क्या है। तो आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि जिस भी पेशेंट को शुगर है
तो उस हवाले से ये जो रिसर्च है ये बड़ी ही बेनिफिशियल है। ज़ियाबतीस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इस पर काबू पाने के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश बड़ी ज़रूरी है। तो डायबिटीज़ पे काबू पाने के लिए सबसे पहले यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। अब रिसर्च से ये मालूम हुआ कि भुने हुए चने जो हैं वो ज़ियाबतीस के मरीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, बहुत मुफीद हैं, क्योंकि उनका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है, जिससे शुगर आहिस्ता आहिस्ता खून में जज़्ब होती है। ये प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और आयरन से भरपूर होते हैं, जो इंसुलिन की हसासियत, ब्लड प्रेशर और हाजमे को बेहतर बनाते हैं। फाइबर पेट को देर तक भरा रखता है, जिससे भूख कम होती है और वज़न कंट्रोल में रहता है। रोज़ाना तकरीबन 1 मुट्ठी 30 ग्राम बग़ैर नमक के भुने हुए चने खाना मुफीद है। उन्हें सलाद, दही या सूप के साथ खाया जा सकता है। ताहम मिठाइयाँ और मीठे मशरूबात से परहेज़, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल और रोज़ाना वर्जिश ज़रूरी है। चने खाने से पहले अपने मौलिज से मशवरा ज़रूर कर लें। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं नौज़ायदा बच्चों के हवाले से, न्यू बॉर्न बेबीज़ के हवाले से। बहुत सारे फैमिलीज़ में ना ये होता है कि वो नाक को खड़ा करने के चक्कर में, नाक को खूबसूरत बनाने के चक्कर में बच्चों की नाक जो है वो प्रेस करते हैं जब मालिश वगैरह कर रहे होते हैं। तो उसमें ये होता है कि वो लोग इतनी नाक को प्रेस करते हैं कि जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों की फ़ीचर्स जो हैं वो ये कहते हैं बकौल उनके कि जी हमने नाक को बनाया है तो नाक जो है खूबसूरत हो गई है। तो आपने क्या करना है, नौज़ायदा जो बच्चे हैं, जस्ट बॉर्न बेबीज़ हैं, उनकी नाक को बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना, दबाना नहीं है। आमतौर पर ये गलतफहमी पाई जाती है, एक तरह की मिथ है कि नाक दबाने से बच्चे की नाक अच्छी या सीधी बन जाती है, मगर दर हकीकत ऐसा नहीं होता। नौज़ायदा बच्चों की नाक की हड्डी बहुत नरम होती है और दबाने से ये नरम हड्डी सांस की नाली या नाक की जो साख्त है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसको जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चे की नाक की असल शक्ल उस वक्त और कुदरती नशोनुमा के साथ खुद ब खुद बन जाती है, इसीलिए नाक पर किसी किस्म का दबाव डालने या इसे दबाने से परहेज़ करें। कुदरती बढ़ोतरी ही सबसे महफूज और बेहतर तरीका है। यानी कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप जो है बच्चों की नाक को इस तरीके से बना सकते हैं, उन्हें खूबसूरत बना सकते हैं, तो ये थॉट जो है ना ये आप जहन से निकाल दें। इट्स जस्ट काइंड ऑफ अ मिथ। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि सर्दी है और बहुत सारे लोग शॉल वेयर करते हैं, बहुत सारे लोग जो है खूबसूरत खूबसूरत स्कार्फ लेते हैं, कुछ लोग जो है वो कैप्स भी लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि ऊन की जो टोपियाँ हैं वो बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, और ऊन की टोपियों के अंदर जो फुंदना बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है, आज मैं आपको ये बताती हूँ। बड़ी दिलचस्प जो है ना वो रिसर्च है। तो सर्दियों में पहने जाने वाली ऊन की टोपियों पर लगे हुए फुन्ने पॉम को आज ज़्यादातर लोग फैशन या खूबसूरती का हिस्सा तो समझते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी एक हिस्ट्री और अमली वजह भी है। अच्छा, क्या हुआ कि सदियों पहले, ख़ास तौर पर 8वीं सदी की अगर मैं बात करूँ ना, तो इन टोपियों पर छोटे फुंदने बनाए जाते थे। फिर बाद में जब 18वीं सेंचुरी में उनका साइज़ जो है वो बड़ा कर दिया गया। अब फ्रांस का जो बादशाह था नेपोलियन की फ़ौज में इन फुंदने बनाने वाली टोपियों का इस्तेमाल फ़ौजी वर्दी का हिस्सा था। ये नेपोलियन की फ़ौज की बात हो रही है। और उनके जो रंग थे, यानी उनके रंग से फ़ौजी रैंक की पहचान होती थी। इसी तरह फ्रांसीसी मल्ला भी ये टोपियाँ पहना करते थे ताकि जहाज़ के कैबिन की नीची जो छत से सर टकराए तो उससे वो महफूज रहें और चोट से बच सकें। मल्लाहों ने इन्हीं फुंदनों को बड़ा करके हिफाजती मकसद के लिए इस्तेमाल शुरू किया। अब इसके बाद 1930s की दिहाई में जो है वो मुआशी बहरान के दौरान ये टोपियाँ क्या हुई कि सस्ती हो गई, कारामद होने की वजह से आम लोगों में मकबूल हो गई और आज भी फ़ैशन के तौर पर पहनी जाती हैं। तो ये जो ऊनी टोपियाँ आप देखते हैं ना, ये पहले बड़ी एक्सपेंसिव थी। ये पहले जो है वो जो उनके ऑफिसर्स होते थे नेपोलियन की फ़ौज के, उनके रैंक्स भी जो है वो डिफ़ाइन करती थी। बट क्योंकि ऑब्वियसली 1930s के बाद ये बहुत ज़्यादा सस्ती मिलने लगी तो अब हर किसी की ये रीच में है। लेकिन अभी भी अगर आप मरी, इस्लामाबाद या इस तरफ एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पर ये बड़ी ज़बरदस्त आपको मिलती हैं और बहुत महंगी भी होती हैं। अच्छा, इसमें भी बहुत सारी क्वालिटी होती हैं। ऊनी जो टोपियाँ होती हैं ना, इसमें भी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। कुछ में डिज़ाइन का फ़र्क होता है, कुछ में फैब्रिक का फ़र्क होता है, कुछ में बनावट का फ़र्क होता है, साइज़ के जो है वो इश्यूज़ होते हैं, लेकिन ये बड़ी क्यूट लगती हैं। वेलकम बैक। तो भाई आपको मिलवाते हैं टैलेंटेड लोगों से। और टैलेंटेड लोग कौन हैं? ये हैं जनाब, स्टूडेंट हैं कराची यूनिवर्सिटी के और इन्होंने
इतना ज़बरदस्त कारनामा किया है कि लोगों की डिप्रेशन और टेंशन दूर करने के लिए एक ज़बरदस्त चश्मा बनाया है। और जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कशफ लतीफ़, जवेरिया लतीफ़ और अब्दुल्ला फ़हीम। इनको शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे आप लोग? ठीक ठाक हैं? बड़ा ज़बरदस्त आप लोगों ने जो है ना वो कारनामा सर अंजाम दिया है और ज़बरदस्त ऐसे ही हमारे स्टूडेंट अच्छा काम करते रहें तो बहुत अच्छा लगता है। कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी डिपार्टमेंट से ये लोग हैं। कैसे ख्याल आया मतलब कि भाई एक इंसान डिप्रेशन में है, उसका डिप्रेशन दूर करने के लिए जो है वो इस तरह का कोई नया आइडिया लगाया जाए, कोई नई चीज़ इन्वेंट की जाए? तो टेल अस समथिंग अबाउट योर प्रोजेक्ट, अबाउट योर इन्वेंशन। बेसिकली मकसद हमारा ये था कि हमने जो है ना, हम बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी रोड से हम रोज़ ट्रैवल करते हैं। हाँ। तो हम यूनिवर्सिटी रोड से इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि हम कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिससे हमें मेडिकेशंस की तरफ भी ना जाना पड़े। हाँ। और हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है या थोड़ी सी एंजाइटी या डिप्रेशन है वो थोड़ा सा क्योर हो सके। सही। तो हमने कोई ऐसी डिवाइस बनानी थी जिससे हम थोड़ा सा मेडिकेशंस की तरफ ना आ जाएं, क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं ना बेसिकली वो बहुत ज़्यादा थोड़े से हमारे पास हार्मफुल हो जाते हैं। सही। उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के साथ आते हैं वो। हाँ। लेकिन ये ऐसी चीज़ हमने बनाने की कोशिश की है हाँ। कि इसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। साइड इफेक्ट्स ना हो। सही। तो कैसे बनाया, इसमें क्या 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 चीज़ें हैं आप बताएं? इसमें हमने ना 3 थेरेपीज रखी हैं, ऑडियो थेरेपी, विजुअल थेरेपी और अरोमा थेरेपी। सही। ऑडियो थेरेपी में हमारे पास जो ब्लूटूथ हाँ। ईयरबड्स कनेक्टेड है, हाँ। उसके जरिए पेशेंट अपने मूड के मुताबिक कोई भी साउंड या म्यूजिक वगैरह सुन सकता है, जिसकी वजह से मूड रिलैक्स होता है सही। और स्ट्रेस कम होता है। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर विजुअल थेरेपी में हमने ब्लू लाइट्स यूज़ की हैं। ब्लू लाइट जो है वो साइंटिफिकली प्रूव होती है कि वो आपके कॉर्टिसोल के लेवल को कम करती है और स्ट्रेस जिसकी वजह से कम होता है। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास अरोमा थेरेपी है। उसके अंदर हमने डिफरेंट जो साइंटिफिकली प्रूवन ऑयल्स होते हैं जो आपके मूड को अपलिफ्ट करते हैं, आपका मूड रिलैक्स हो जाता है उनको इनहेल करके, तो हमने वो ऑयल्स यूज़ किए। इसके अंदर जो हमारे पास हमने जो ऑयल यूज़ किया वो लेवेंडर ऑयल है। लेवेंडर ऑयल है। चलिए जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इन्वेंट किया है। अब्दुल्ला आप बताइए कि कैसे आइडिया आया और किस तरीके से आप लोगों ने बनाया? वैसे बेसिकली ये आइडिया जो है जवेरिया का था। अच्छा। उन्होंने ये सोचा कि इस चीज़ के बारे में क्या काम किया जाए, क्योंकि जैसे वक्त के साथ साथ डिप्रेशन, एंजाइटी तकरीबन सबको ही है। हाँ। तो उसके ज़रा हवाले लगा से- के ज़रा दिखाएं आप ग्लासेस। कैन यू वेयर? अच्छा जी, ये है जी जो अब्दुल्ला ने ग्लासेस वेयर किए हुए हैं। ये ग्लासेस जो हैं ये है डिप्रेशन से, ये ग्लासेस आपको बचाते हैं। आप जब ये ग्लासेस लगाते हैं तो ये आपको बचाते हैं। और जवेरिया आपका ये आइडिया था तो आप ज़रा बताएं, इसको डिस्क्राइब करें आप, हम दिखा भी रहे हैं साथ साथ। लगाइए प्लीज़। अच्छा आपने लगा, किसने लगाना है? अच्छा अब्दुल्ला लगाएंगे। अब्दुल्ला, यहाँ पर हमारे पास 3 थेरेपीज हैं। हमने यहाँ पे ठीक है। बैटरी कनेक्ट की हुई है जी जिसकी जी, वजह ज़रा से हमारे फोकस पास करेंगे ना blue वो, तो lights फिर जो है- आपने फिर बताइएगा कि क्या क्या थेरेपीज़ हैं और किस तरीके से आपने ये बनाया है। तो भाई ये अब्दुल्ला ने जो है चश्मा इस वक्त लगाया हुआ है। अभी थोड़ी सी देर में जो है वो बताएंगी जवेरिया कि क्या कुछ है। जी जवेरिया बताइए। अच्छा, इसके अंदर हमने बैटरी के जरिए हमने ब्लू लाइट्स को कनेक्ट किया हुआ है, जिसके जो ब्लू लाइट्स होती हैं वो हमारे पास बेसिकली विजुअल थेरेपी में यूज़ हो रही होती है और उससे हमारे कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है, स्लीप पैटर्न्स अच्छे होते हैं, जिससे डिप्रेशन में काफ़ी हद तक कमी आती है। उसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ब्लूटूथ ईयरबड्स कनेक्टेड है, जिससे पेशेंट जो है वो अपने मूड के मुताबिक कोई भी म्यूजिक सुनकर अपने मूड को अपलिफ्ट कर सकता है, रिलैक्स फील कर सकता है। इसके अंदर हमारे पास अरोमा थेरेपी है। उसके अंदर हमने कार्ट्रिज यूज़ किया जिसके अंदर हमने जो साइंटिफिकली प्रूवन ऑयल्स होते हैं जो बाहर के ममालिक में भी यूज़ किए जाते हैं कि मूड को अच्छा करने के लिए, तो हमने इसके अंदर वो ऑयल्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से मूड बेहतर होता है। तो जो हमने जो ऑयल यूज़ किया वो लेवेंडर ऑयल यूज़ किया। लेवेंडर ऑयल यूज़ किया। यू वांट टू ऐड समथिंग ऑन दैट? आप कुछ बताना चाहेंगी इसके बारे में, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में? हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि हमारे पास इसमें जो है हम थोड़ी से ना हमने मॉडिफिकेशंस लानी है। ठीक है। ये हमारे पास फंक्शनल प्रोटोटाइप एक मतलब अच्छा। एक ये ऐसी जरा चीज़- क्लोज करके दिखाएं कि इन्होंने ये मॉडिफिकेशंस लेकर आए। ये फंक्शनल जो है वो प्रोटोटाइप है और ये बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अच्छा, इसको कितनी देर तक वेयर किया जा सकता है? इसको 20 से 30 मिनट्स के लिए हमने इसका मैक्सिमम टाइम रखा टाइम है रखा वेयर है। करने के लिए। और सही। इसके ऊपर जो कॉस्ट हमारी आई थी वो 3500 से 3700 तक आई थी। 3500 से। अच्छा, वैसे ये कितना बेनिफिशियल है? आप लोगों ने यूज़ करके देखा, फ़र्क पड़ता है? जी, हमने कोशिश हम थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि उसको जो है ना हमारे पास थोड़ा सा रिलैक्स मूड में आप यूज़ करें। अच्छा। तो हमने थोड़ी सी वैलिडेशंस की हैं और अभी वैलिडेशंस होना बाकी हैं थोड़ी सी। अभी इस पर मजीद जो काम है ना वो चल रहा है, अपने टीचर्स के साथ हैं, उनको जी। ऑनबोर्ड वगैरह हमने लिया हुआ है, तो फिर इस पर भी मजीद काम चल रहा है। सही। चलिए जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि इस तरह से जो है हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त ये प्रोटोटाइप वैलिडेशन जो है ये इन्वेंट की है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोग को देख के कि आप लोग इस तरह से कुछ क्रिएटिव भी कर रहे हैं। अब्दुल्ला प्लीज़ अब आप बता सकते हैं। थैंक यू। अब आप जो है
हम नहीं चाहते आप इधर बैठ के भी ज़्यादा रिलैक्स करें। हाँ अच्छा, इधर बातें करनी है आपने। अच्छा ये बताइए, जब सारे फ्रेंड्स वगैरह को इसके बारे में पता चला तो कैसा उनका फीडबैक था? क्या उन्होंने जो है वो फिर आपको कहा कि भाई ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ इन्वेंट कर दी? और कितने लोगों ने मांगा है आपसे कि ये हम बना के दें चाहिए आप हमें? वैसे तो ये जैसे टीचर्स वगैरह ने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ पे कि जो है इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वक्त के साथ साथ इसमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। उसके अलावा इन लोगों ने कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया था, कॉम्पिटिशन में भी प्राइजेस जीते हैं और अवार्ड जीते हैं, और इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाने का भी सोचा है कि आगे इसको और प्रोसीड करें, इसकी प्रोडक्शन करें या डिफरेंट चीज़ें भी करें। इसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि आगे लेके चलें और डिफरेंट टाइप से जो है वो इसकी ये प्रोडक्शन करें। अच्छा इसमें ना क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो जब आपस में डिसाइड करते हैं और कुछ क्रिएटिव बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता। ये ऐसे वाले कितने फ्रेंड्स थे जिन्होंने शुरू में ये कहने की कोशिश की ये तुम देखो यार ये क्या बेकार चीज़ तुम बनाने जा रहे हो, और आजकल के दौर में अगर बनाना ही है तो फलाना, तो मतलब ये होता है ना कि जब आप कोई छोटी सी चीज़ कर रहे होते हैं तो लोग उसका कंपैरिजन किसी बहुत बड़ी चीज़ से कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप फिर डिग्रेड हो जाते हैं, आपका मोरल डाउन हो जाता है कि अच्छा यार दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या बन रहा है, रोबोट बन रहा है, एआई आ गया, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और अगर हम मतलब एक प्रोटोटाइप चीज़ लेके इस तरह से कर रहे हैं तो पता नहीं कोई हमें अप्रिशिएट करेगा या नहीं करेगा। बट समटाइम्स आपकी मेहनत और क्रिएटिविटी दोनों ही काउंट करती है, और आपका कोई आइडिया बहुत ज़्यादा चलता है, यू नो आई रियली लाइक इट, क्योंकि लोग स्ट्रेस, डिप्रेशन और परेशानी की वजह से पता नहीं कितने एंटी डिप्रेसेंट खाते हैं, पता नहीं कितने वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, कितना कितना उनको इशू होता है, पता नहीं वो ज़िंदगी में, यकीन करें लोग सिर्फ डिप्रेशन, एंजाइटी से बचने के लिए पूरी लाइफस्टाइल अपनी चेंज करते हैं, ट्रेनर हायर करते हैं, अपनी लाइफ से वो आपने सुना होगा टॉक्सिक लोग कट कर दें, बिल्कुल कर दें, लेकिन वो थ्रू आउट ये स्ट्रगल करते रहते हैं कि हम सुकून में रहें, हम सुकून में रहें। सुकून जो है ना वो इधर है, सुकून मेंटल पीस आपके हार्ट में है, मेंटल पीस आपके करेक्टर में है, मेंटल पीस आपके एटीट्यूड में है, मेंटल पीस आपकी नेचर में है। इफ़ यू आर डूइंग गुड तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि उसका जो रिस्पॉन्स आता है वो भी अच्छा ही होता है। तो ये जो आपने बनाया ये तो बहुत सारे लोगों की आपने परेशानी दूर कर दी। जस्ट 3500 में आप लोगों ने ये बनाया है, और आधे घंटे 20-25 मिनट्स आप इसको वेयर करें और उसके बाद आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल में ये तो किसी एंटी डिप्रेसेंट से भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एंटी डिप्रेसेंट जो हमारे पास होती है ना वो हम ले रहे होते हैं, वो एडिक्टिव होती हैं, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है। 6 मंथ्स की थेरेपी चलती है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। हाँ, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें ये चीज़ है कि अभी ये आप मॉडरेट डिप्रेशन होते हैं ना उसके पेशेंट ले सकते हैं। सीवियर डिप्रेशन में तो ज़ाहिर है आपको मेडिसिन। सीवियर डिप्रेशन में तो जो डिप्रेशन की टेबलेट होती है वो भी नहीं चलती, उसमें तो फिर डेफिनेटली वो तो आप हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, थेरेपीज होती हैं, फिर आपको साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, फिर आपको ओवरऑल जो है एक मुसलसल कंसल्टेंट की ज़रूरत पड़ती है जो आपके साथ सिवियर। देखिए सिवियरिटी की जो बात होती है ना वो किसी भी इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कंडीशन हो उसमें तो फिर आपको डेफिनेटली एक स्पेशलाइज्ड स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है, हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। बट वी आर टॉकिंग अबाउट जनरल डिप्रेशन, जो आपका सुपरफिशियल डिप्रेशन होता है ना, जो नॉर्मल एंजाइटी होती है, स्टूडेंट को एंजाइटी है भाई अब पता नहीं क्लियर हो सकेंगे नहीं हो सकेंगे एमडी कैट के एग्जाम में, इंजीनियरिंग का पेपर देना है, ये करना है, ओहो देखिए जी फलाना लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा गोरी हो गई है, मेरा कलर क्यों काला हो रहा है। भाई बड़े सारे डिप्रेशन होते हैं ना ज़िंदगी में, मेरा ऐसा नहीं है या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मसले का हल है जी जनाब। घर में अगर आपके थोड़ा बहुत झगड़ा है कुछ है तो आप ये जो है ना थेरेपी कर सकते हैं, आप ये इनके जो ग्लासेस हैं ये ले सकते हैं। तो भाई आवाम के लिए ये कब बना रहे हैं आप, ये मार्केट में कब आ रहे हैं ज़रा ये बताएं। इसको मार्केट करने में थोड़ा टाइम है क्योंकि अभी देखें इसकी इंजीनियरिंग पे थोड़ा काम होगा, बैटरी वगैरह ये मॉडिफिकेशन पे थोड़ा क्योंकि इसमें ना हमने जो आइडिया दिया था ना, मतलब बेसिकली जो था वो हमने इसमें VFX गॉगल्स लाने थे। अच्छा VFX में जो ना हमारे पास ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स जो होते हैं वो प्ले होते हैं, जो सेटिस्फेक्शन हमारे पास थोड़ा सा सेटिस्फाई करते होते हैं दिमाग को। तो हमने जो जब आइडिया दिया था तो हमारा VFX का गॉगल्स का था, एक वो काम करना है। दूसरे आप इसमें देखें थोड़ा सा इंजीनियरिंग का काम है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमने ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस किया कि इसकी बैटरी है, अब बैटरी तो कान के पास खराब फट जाएगी। शो मी ये बिल्कुल सही ये मैं आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको लोगों ने क्या कहा होगा, आपको लोगों ने कहा होगा कि ये वाला जो इसका पार्ट है, ये वाला पार्ट जब आपके ये एयरबोन के ऊपर लगेगा तो ऑब्वियसली ये इसको थोड़ा सा इसको गरम फील होगा और फिर ये ना हो कि कहीं फट जाए या कुछ और हो जाए। तो इसके लिए अब आप इसको चेंज इसकी पोजीशन चेंज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि हम चाहते थे कि इसका जो हमारे पास लाइट्स हैं या VFX है थोड़ा सा
अंदर कनेक्ट होता कि हमारे पास इतना टाइम नहीं था या थोड़ा सा था, तो हमने ये सिर्फ फंक्शनल दिखाने के लिए किया, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और इंशाल्लाह हम अगर हमारे पास कैलिब्रेशंस आए तो हमारे पास और आगे लेके जाएंगे। सही जी, और आगे लेके जाएंगे। अच्छा, ये किस पर्पस के लिए दिए हुए जनाब? ये हमारे पास ये ईयरबड्स हैं। ओके, ईयरबड्स। ओके, ये आप अपने कान से कनेक्ट करते हैं। चलिए जी, कॉलर ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात करे, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सभा? यहिया बात। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं आया कैसे हैं आप? देखें, एक तो बहुत इन लोगों को सलाम हो और यकीनन ये हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं। हाँ। जो लोग ये काम करते हैं, रिसर्च करते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कहता हूँ इनको बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। हाँ। और मैं आपने जैसे अपने चैनल पे और भी चैनल पे मैंने इनको देखा है, तो देखिए ये भी इनिशियली ने चीजें बनाई है, माशाल्लाह इसको रेक्टिफाई करेंगे, चीजें इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ। मेरे जहन में एक दो सवाल थे जो इनसे मैंने करने थे। जी जी। वो ये है, एक तो सवाल ये कि इसका जो आपने बैटरी का बैकअप क्या रखा हुआ है, और बैटरी इसको माइक्रो लेवल पे बैटरी बना के इसमें लगाएं ताकि वो लाइटर वेट हो जाए। वो क्योंकि इसी के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल आपका बड़ा अच्छा सवाल है। जी जी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, एक तो मुझे, और दूसरा सवाल ये था कि ये एंटी डिप्रेशन चश्मा है, लेकिन इसको रेकमेंड कौन करेगा? असल में आपके पास साथ कोई मेडिकल टीम अटैच है या नहीं है? एक तो ये सवाल। दूसरा, PCSIR से इसको अप्रूव कराएंगे आप ताकि ये एक ऑथेंटिक चीज बन जाए? ठीक है जी, चले जी, Thank you. ठीक है। याया ने कॉल किए, देखिए वो सारे सवालात इन्होंने किए हैं। जो सवालात अभी मैं आपसे यही सवाल करी थी ना कि आप लोगों का आगे क्या प्लान है। अच्छा, वो कह रहे हैं इसको अप्रूव कौन करेगा? इसके ऊपर कोई मेडिकल आपका हेड है जो इसको सजेस्ट करेगा, रेकमेंड करेगा लोगों तक? वो जो मार्केट में लाने वाली बात हो रही थी कि मार्केट कब तक करे, तो मार्केट करेंगे तो डेफिनेटली फिर आपको परमिशन लेनी होगी। और दूसरा ये कि माइक्रो बैटरी, वो जो माइक्रो बैटरी जो आप जिस बैटरी के बारे में बात कर रहे थे, तो व्हाई डिडंट यू चेंज? अच्छा, अब ना इसके लिए किसी इंडस्ट्री से कोलैबोरेशन का वेट कर रहे हैं। कोई इंडस्ट्री कोलैबोरेट करे तो इस पर ज्यादा अच्छा काम कर सकती है बजाय हमारे, अगर हम खुद काम करना चाहते हैं। तो अगर इंडस्ट्री हमारे साथ ऑन बोर्ड आती है, हमने टीचर्स को लिया हुआ अपने साथ, हमारे टीचर्स भी इस चीज पर काम कर रहे हैं, तो अगर इंडस्ट्री कोई ऑन बोर्ड आई तो इंशाल्लाह, क्योंकि आई वांट कि आप लोग ये प्रोडक्ट जो है वो जल्दी जल्दी जो है उसको मार्केट करें, ये प्रोडक्ट मार्केट में आए और लोग जो है ये स्ट्रेस फ्री चश्मा लगा के घूमे। आधे घंटे ये चश्मा लगाइए, अपना स्ट्रेस दूर कीजिए और भाई मसला खत्म। ये इतनी थेरेपीज, इतनी प्रॉब्लम्स, इससे छुड़ाए जान। हमारे जो क्रैच यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया। आप तीनों का बेहद शुक्रिया, आप लोग हमारे शो पे आए। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर, और आई होप कि आप लोग आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहेंगे। चलिए जी, शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मिलवाते हैं आपको हमारी शेफ से। वेलकम बैक। तो कुछ बात कर लेते हैं खाने पीने के हवाले से। और जनाब, आज हम थाई फूड के हवाले से बात करने जा रहे हैं। आपके वीकेंड को मज़ीद स्पेशल बनाने जा रहे हैं और हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त शेफ़ जो हैं वो मौजूद हैं। शेफ़ अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं, शेफ़ कामरान हमारे साथ मौजूद हैं। इनको शो में वेलकम करते हैं और उनसे पूछते हैं ये जो फूड बना के लेके आए थाई फूड, इसकी रेसिपी क्या है और इनके नेम्स क्या हैं, और इनकी थोड़ी सी हिस्ट्री भी पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, खैरियत से। अब्दुल्ला आप बताइए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा कामरान भाई, ये बताएं कि थाई फूड की स्पेशलिटी क्या होती है और लोग इनको इतना पसंद क्यों करते हैं? बेसिकली आज जो मैंने बनाया है वो चाइनीज़ है। अच्छा, कामरान भाई ने जो बनाया वो चाइनीज़ फूड है, तो आप चाइनीज़ फूड के हवाले से बताइए। चाइनीज़ का देखिए ये है कि हमारे यहाँ अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान में ऑथेंटिक चाइनीज़ का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ठीक है, सही है। अगर आप ऑथेंटिक चाइनीज़ फूड खाएंगी तो वो बोलते हैं ना कि हमारे हलक से भी ना उतरे। हाँ, वो क्योंकि उनकी रेसिपी थोड़ा सा डिफरेंट, बहुत डिफरेंट होती है। मगर हम लोग क्या करते हैं, वी आर पाकिस्तानी, तो हमारा क्या है कि हम लोग उसके अंदर अपना टच, अपना टेस्ट ज़रूर डालते हैं। सही, लाइक थोड़ा सा स्पाइसी कर देते हैं। और तो मैं कहता हूँ जो चीज़ जैसी है ना उसको वैसे रहने ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू कि उसके अंदर अपनी कुछ वो बोलते हैं ना रेसिपीज़ को शामिल करना। तो रेसिपीज़ जो है उसको वही रहने दें, उसको चेंजेस ना करें। बट हमारे यहाँ तो ये है कि हम लोग कहते हैं जब तक कि चटपटा चटखारा ना हो हमारे फूड के अंदर हमें मज़ा नहीं आता। कि लाइक ये जो भी आप बना के लाएं, ये क्या है? ये बेसिकली कंग पाओ चिकन है, नूडल्स हैं। इसके चिकन भी बनता है, तो ये आज मैंने बनाया नूडल्स हैं, नूडल्स के साथ में। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है और वो रेसिपी है जो आपको हर चीज़ घर के अंदर इजीली मिल जाए, इजीली मिल जाती है। और झटपट बताएं ये रेसिपी क्या है, किस तरह? अच्छा, ये बेसिकली ये कि सबसे पहले तो हमने जो सिंपल हमने स्पैगेटी जो है उसको बॉईल करना है, सॉल्ट एंड ऑयल एंड वाटर के अंदर डाल के उसको बॉईल कर लेना है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि वो ओवर कुक भी कर देते हैं स्पैगेटी को, तो ओवर कुक नहीं करना है। 10 to 8 मिनट्स का टाइम होता है जो इसको बॉईल करना है। इसको हमने ड्रेन आउट किया, फिर हमने बनाना है इसका सॉस। अच्छा, एक सॉस बनाना है। सॉस में हमने लेना है थोड़ा सा लाइट सोया सॉस, थोड़ा डार्क सोया सॉस डालेंगे, कॉर्नफ्लोर डालेंगे, सॉल्ट डालेंगे, विनेगर डालेंगे एंड शुगर डाल के इसको एक इसका सॉस बना के हम इसको साइड कर देंगे। सही। फिर हमने एक पैन लेना है, पैन के अंदर हमने क्या करना है,
थोड़ा सा हमने ऑयल डालना है, चॉप गार्लिक, जूलियन जिंजर है, और इसके साथ जो है हमने अपना चिकन है। चिकन को जो सिंपल मैरिनेशन होती है, सॉल्ट, पेपर और कॉर्नफ्लोर से मैंने मैरिनेट किया था, मैरिनेट करके उसको फ्राई करके देन उसको साइड कर दिया। फिर जो हमने ऑयल के अंदर गार्लिक फ्राई किया है, जिंजर गार्लिक चॉप्ड है, जिंजर जूलियन है, सही है, क्योंकि बेसिकली जिस तरह का आपका मीट होगा या वेजिटेबल होगी उस तरह की कटिंग आपकी, या तो आपका मीट अगर जूलियन में है तो आपकी वेजी भी जूलियन में होनी चाहिए। ये एक तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बड़ा गलत है कि आपकी जूलियन जो है वेजिटेबल जा रही है और क्यूब्स में चिकन जा रही है। हाँ। तो ये बड़ा मिस कॉम्बिनेशन, बहुत ही अलग सा एक वो हो जाता है। हाँ। तो हमने क्या किया, जिंजर, गार्लिक, ग्रीन अनियन का हमने वाइट पार्ट डाला है, वाइट पार्ट डाला है, और उसके साथ ही हमने रेड जो है चिलीज आपके अंदर देख रहे होंगे, इसके अंदर ड्राई रेड चिलीज हैं। हाँ, तो हमारे पाकिस्तान के अंदर बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, तो ये मैंने उसका सब्स्टिट्यूट मैंने ये निकाला कि ये हमारे पास कश्मीरी लाल मिर्च होती है बड़ी वाली ना, उसको मैंने कट करके वो डाला है। ठीक है, वो डाल के हल्का सा सौते किया है। सौते करने के बाद उसके अंदर चिकन ऐड कर दी। चिकन ऐड करने के बाद जो मैंने सॉस बनाया था, सॉरी चिकन स्टॉक थोड़ा सा हमने ऐड किया इसके अंदर, इसको हल्का सा स्टर फ्राई करने के बाद फिर मैंने क्या किया है, जो मैंने सॉस बनाई थी वो डाला। 1 से 2 मिनट मैंने उसको कुक किया है। जो मेरे बॉइल्ड हुए नूडल्स है उसको मैंने अच्छी तरह उसको मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद मैंने फ्राइड पीनट्स इसके अंदर वो ऐड किए हैं। वो ऐड करने का इसको डिश आउट किया है। डिश आउट करने के बाद फिर लास्ट में मैंने सेसमी सीड्स है और साथ जो है फ्राइड पीनट्स हैं और थोड़ा सा स्प्रिंकल मैंने क्या कर दिया इसके अंदर, सेसमी सीड है और ग्रीन अनियन है, ये मैंने डाल दिया। ठीक है जनाब, बहुत अच्छा सा डिफरेंट सा टेस्ट आ जाता है, खाने में मज़ा भी आता है और हर चीज़ आपके घर के अंदर अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल अवेलेबल है हर चीज़ आपके घर के अंदर। अच्छा जी, अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, आज आप क्या बना के लेके आए हैं सिटी एट 10 में, और बताएं ज़रा कि थाई फूड क्यों स्पेशल होते हैं, क्यों लोग इनको पसंद करते हैं, क्या एक ऐसी इनके अंदर टेस्ट होता है, ये स्पेशलिटी होती है, बड़ी तादाद में लोग थाई फूड खाते हैं? बिल्कुल, ये जो है ये थाई चिली चिकन है और विद वाइट राइस। और इसको खाने की सबसे ज़्यादा वजह यही है कि ये टेस्ट जो है इसका स्वीट एंड सॉर इसका टेस्ट होता है। ज़्यादा चिली और ज़्यादा चिलीज़ वगैरह स्पाइसेस ज़्यादा इसमें ऐड नहीं होती। ठीक। और हेल्दी भी होता है, कोकोनट मिल्क इसमें यूज़ होता है तो इनकी डिशेस के अंदर। तो ये है कि ये हमारे लिए हेल्दी भी होता है, बेनिफिशियल भी है बहुत ज़्यादा, और टेस्ट के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्पाइसी नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है वो हमारी ज़बान पे नहीं लग रहा। ये है कि हम लोगों को टेस्ट जो है बहुत अच्छा देता है। ब्राउन शुगर इसमें ऐड होती है। सही। तो ये है कि ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल है, काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा है। इसकी रेसिपी अब्दुल्ला से पूछते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तो जनाब बात हो रही है थाई फूड के हवाले से और जल्दी से अब्दुल्ला से रेसिपी पूछते कि अब्दुल्ला आप बताएं कि आप जो डिश बना के लेके आए वो कौन सी डिश है और इसकी रेसिपी क्या है? जी, ये जो है वो थाई चिली चिकन है विद वाइट राइस। इसकी रेसिपी ये है कि हम लोगों को पहले जो है वो चिकन को क्यूब्स के अंदर कट कर लेना है और इसकी एक मैरिनेशन रेडी करनी है जिसके अंदर जो है वो थाई पेस्ट होगा और कॉर्नफ्लोर होगा और थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट कर देंगे और 10 to 15 मिनट्स तक इसको जो है वो फ्रीज़ कर देंगे। सही। और इसके साथ ही हम लोग जो है वो पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और उसके अंदर जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, टोमेटो पेस्ट ऐड होगा और उसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। देन उसके अंदर जो है वो सोया सॉस ऐड होगा, वॉस्टर सॉस है वो ऐड होगी, चिली सॉस होगी। वो ऐड करने के बाद हम लोग ये जो चिकन है इसको हम लोग साथ ही डीप फ्राई कर लेंगे, ऑयल के अंदर डीप फ्राई कर लेंगे। और फिर ये जो डीप फ्राई हम लोगों ने जो चिकन क्यूब्स की है इसको हम लोग उसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस के अंदर। जो चिली सॉस और सोया सॉस हम लोगों ने ये सब जो रेडी किया है इसकी मैरिनेशन के अंदर हम लोग ये ऐड करेंगे और इसके साथ ही फिर हम लोग इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। उस इंग्रेडिएंट के अंदर जो है वो सॉल्ट, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, चिली फ्लेक्स और रेड चिलीज़, ये सब हम लोग इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। 10 to 12 मिनट तक इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे ताकि ये उसके बाद इसके अंदर जो है वो वेजीज़ ऐड होंगी। वेजीज़ जो आप डालना चाहें, थाई बेसल इसके अंदर ऐड होगा, इसके अंदर कैप्सिकम है और ऑनियन है, इसमें टोमेटोज़ हैं। अच्छा, इन सबको जो है वो क्यूब्स शेप के अंदर जैसे ये कट हुई हुई है उस तरीके से कट करके आप इसको उसके अंदर डाल लें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। देन फिर हम इसकी सर्विंग कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है ये गार्निशिंग के लिए सीड्स इसमें जाएंगी, थाई बेसल ऐड हो सकती है, हर्ब्स इसमें जो है वो ऊपर से गार्निशिंग के लिए ऐड कर सकते हैं।
तो यह है कि ये बहुत अच्छी जो है वो डिश, अच्छी रेसिपी जो है वो तैयार हो जाएगी। अच्छा, ना ये बहुत स्पाइसी होते हैं ना ये बहुत सोर होते हैं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त बैलेंस किस्म की डाइट होती है। जो थाई फूड होता है ना वो इस तरह से लोगों को बहुत पसंद होता है कि जो बैलेंस डाइट लेना चाहते हैं ना उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कमन भाई, आप क्या कहेंगे थाई फूड के हवाले से? देखिए, मैं थाई फूड या चाइनीज़ फूड अगर हम बात करें तो हमारा एक वही बात आ गई, कॉन्सेप्ट ये होता है कि वेजिटेबल्स को इतना कुक करना जो उनकी अपनी असल न्यूट्रिशन, असल जो ग़िज़ाइयत है वो ख़त्म कर देते हैं हम लोग। तो चाइनीज़ हो गया, थाई हो गया, तो उसमें प्रॉपर क्या करना चाहिए, वेजिस को नहीं कुक किया जाता है, थोड़ा सा क्रंचनेस होनी चाहिए। जब खाएं तो फील तो हो, आपने उसकी असली ग़िज़ाइयत ही ख़त्म कर दी है उस फूड की, तो वो खाने में क्या टेस्ट देगा, वो क्या मज़ा देगा। थाई फूड के हवाले से मैं कहूँगा थाई फूड बहुत हेल्दी फूड है। चाइनीज़ आप खाते हैं, चाइनीज़ भी हमारा पाकिस्तानी तो बोलते हैं नंबर 1 हमारा फूड है। जाहिर सी बात है। तो हमें इसमें ये है कि हमारे पास वेजेस जो लोग नहीं खाते वेजिटेबल, तो वो आपको मिल रही है, मीट भी मिल रहा है, वेजिटेबल भी मिल रही है, तो असली ग़िज़ाइयत आपको वेजिटेबल और मीट दोनों होना चाहिए। मतलब ये असल में पाकिस्तानी खानों का जो टेस्ट है ना, पाकिस्तानी हम लोगों को जो आदत है, हम लोगों को बड़े स्पाइसी, चटखारेदार, मज़ेदार इस तरह के खाने खाने की आदत है। तो उसमें चाइनीज़ बनाएं या फिर थाई फूड बनाएं, अब्दुल्ला हम थोड़ा सा अपना कुछ पाकिस्तानी टच उसमें ऐड कर लेते हैं, तो वो फिर उस तरह से रेसिपी बनती है, तो वो और मज़ेदार रेसिपी बनती है, वो और बेहतरीन रेसिपी हो जाती है ना लोगों के लिहाज से कि भी लोग किस तरह से हैबिचुअल हैं, हमारा क्या ट्रेडिशन है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तड़का या कोई ना कोई ऐसी चीज़ हम जो है वो बना लेते हैं या लगा देते हैं या कोई इंग्रेडिएंट ऐसा डाल देते हैं जिसकी वजह से वो और मज़ेदार हो जाती है। अब सर्दियों में जो चाइनीज़ फूड है वो भी बहुत ज़्यादा खाया जाता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से फूड की होती है? लोग कौन सा जो है ना वो चाइनीज़ डिश ज़्यादा खाना पसंद करते हैं? देखिए, चाइनीज़ में ज़्यादातर लोग जो है आपको पता है अभी सूप्स बहुत ज़्यादा इन हो जाएंगे, कॉर्न सूप हो गया, और दिसंबर के शुरुआत से ही जो है ना ये सूप्स हैं, चिकन कॉर्न सूप है, चिकन क्रीमी सूप है, ये सारे सूप जो है ना वो मगर जो नंबर 1 जो जाएगा वो आपका जो क्लियर सूप जो होता है वो, एंड कॉर्न सूप, ये बहुत होता है, लाइक हम जिसे यखनी भी बोलते हैं, है ना, वो पीते हैं लोग। और कॉर्न सूप का तो आपको पता है कि हर जगह हर गली में तो वो कॉर्न सूप वाला खड़ा मिलेगा आपको, तो वो कॉर्न सूप का तो मैं बोलता हूँ कि नंबर 1 कॉर्न सूप है जो चाइनीज़ के अंदर। उसके बाद चाइनीज़ का खाने का मज़ा ही सर्दियों में, क्योंकि हमारे प्रॉपर वेजिटेबल सारी मिल रही होती हैं, वरना तो वो वेजिटेबल के नाम पे बड़ी आजकल क्या चीज़ें मिल रही हैं हमें आपको पता है। तो अच्छी वेजिटेबल जो हमें सर्दियों में ही मिलती है, अच्छी वेजिटेबल जो है ना वो सर्दियों में ही मिलती है। और सारा इशू यही होता है कि हमारा जो टेस्ट है या हमारा जो स्टाइल है खाने का बिल्कुल अलग है और बड़ा ज़बरदस्त है। अब्दुल्ला, आप बताएं कि मज़ीद सर्दियों में जो है थाई फूड से रिलेटेड लोग कौन सी डिश ज़्यादा पसंद करते हैं और आप कौन सी डिश जो है ना ज़्यादा सर्व करते हैं? थाई फूड्स के अंदर बहुत सारी डिशेस हैं, और इससे पहले भी मैं एक क्योंकि हम पाकिस्तानी खानों के बारे में तो बात करते ही रहते हैं, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन आज ना स्पेशली थाई फूड्स का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि वीकेंड भी है, तो लोगों को थोड़ा पता लग जाएगा कि भाई अगर शाम में उन्होंने जाना है थाई फूड खाने के लिए तो कौन कौन सी डिशेस ऑर्डर कर सकते हैं, या चाइनीज़ के लिए जाना है? बिल्कुल, थाई बेसल करी है, जैसे ये कंग पाओ चिकन है, उसी तरीके से थाई के अंदर थाई बेसल चिकन है। अच्छा जी, वो भी सर्विंग उसकी भी नूडल्स के अंदर ही होती है, बट उसमें थोड़ा सा जो है डिफरेंस जो है इन दोनों में वो यही है कि इसमें ब्राउन शुगर ऐड होती है, और इसमें जो है ये थाई बेसल ऐड होता है, इसमें कोकोनट मिल्क ऐड होता है। तो ये है कि ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। बाकी चाइनीज़ और थाई फूड जो है वो सिमिलर हैं तकरीबन, काफ़ी सारी चीज़ों में सिमिलर हैं। बस ये है कि उसमें स्पाइसेस थोड़े से ज़्यादा ऐड होते हैं, थाई फूड्स के अंदर स्पाइसेस ऐड नहीं होते, और ये है कि इसमें वेजीज ज़्यादा ऐड होती हैं, फ्रेश हर्ब्स इसमें ऐड होती हैं, तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा जो है वो हेल्दी भी होता है और बेनिफिशियल भी होता है, और ये ज़्यादा जो है वो खाया भी जाता है। और जैसे अभी शेफ़ ने बताया कि इसके अंदर जो है वो जो भी वेजीज इसमें ऐड होती हैं वो इतनी ज़्यादा कुक नहीं होती हैं, वो उस तरीके से होती है कि आपको उसका फ्लेवर आ सके, वो फ्रेश जो है वो आपको फील हो सके, फ्रेश जो है वो आपको फील हो सके, क्योंकि ये जो है ना फ्रेश फील होना ये बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि ये डिशेस अगर फ्रेशली आप खा रहे होते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। क्योंकि कामन भाई आपने नोटिस किया होगा कि जो गरम गरम सर्व जो बिल्कुल पका के रेडी करके जो तैयार डिश होती है उसका टेस्ट कितना अलग होता है, उसका टेस्ट एक अलग होता है, और आप रख के खाएं, अगर अभी आप ये खाएं 2, 2.5, 3 घंटे बाद आप फ्रीज करके या कहीं रख के खाएं उतना शायद टेस्ट नहीं आता बिल्कुल। इसलिए रेस्टोरेंट वगैरह पर कोई खाने के लिए जाते हैं तो उनको ताज़ा ताज़ा जब वो खाना मिल रहा होता है ना बड़ा हेल्दी और टेस्टी सा होता है। रेस्टोरेंट में खाया था ये वो मज़ा क्यों नहीं आया जो घर में सारी बातें पका के रखा हुआ था, जब आएंगे फिर खाएंगे, तो फौरन सर्व हो रहा है ना आपको, फौरन वो सर्व हो रहा है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कामरान भाई, अब्दुल्ला हमारे शो पर आए, और आज हमने आपको बताया कि
थाई फूड्स में जो है वो आप क्या क्या खा सकते हैं। और ये दोनों रेसिपीज़ हमने आपके साथ में शेयर की। चाइनीज़ में जो है वो कौन से डिशेज़ आप मंगा के खा सकते हैं, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमारी सोशल साइट पर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना वीकेंड बहुत अच्छे से गुजारिए। कीप वॉचिंग सिटी एट 10।